बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस क्लब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद सादिक और आज हम एक्सप्रेस ट्रिब्यून का एक एडिटोरियल का एनालिसिस करके लेके आए हैं। और इसमें बेसिकली जो बात की गई है वो है अ रेयर डिफीट एट द यूएन। और ये किसकी डिफीट की बात की गई है कि बेसिकली हमारी जो सुपर पावर हैं यूनाइटेड स्टेट्स, उनकी डिफीट एक तरह की यहाँ पे हुई है यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये कुछ इस तरह का तासुर पेश कर रहा है क्योंकि हमारे पास आज से पहले जो था का 9/11 से पहले अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर देखें तो वो क्या था, एक यूनिपोलर जो था वर्ल्ड ऑर्डर था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि ये हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है मल्टीपोलर जो है वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ। और हम इस जो था इशू में यही चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये एक जो है नई बिगनिंग हो रही है यूएन के के अंदर के जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस तरीके से इमर्ज होने जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है अ रेयर डिफीट एट द यूनाइटेड नेशंस, ये रुस्तम शाह मोहम्मद ने लिखा है और ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एडिटोरियल में जो था ये पब्लिश किया गया अगस्त 23, 2020 को। तो स्टार्ट करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स सफर्ड अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट। एक डिफीट हुई है हमें सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और वो डिफीट क्या है। यूएनएससी के अंदर जो था इन्होंने एक रेजोल्यूशन जो था वो प्रेजेंट की अमेरिका के अंदर, और वो जो आपके पास रेजोल्यूशन है वो बेसिकली इस पे डिपेंड कर रही थी कि एक्सटेंशन की जाए ईरान के ऊपर जो हमने एम्बार्गो लगाया हुआ है, आर्म्स एम्बार्गो, मिलिट्री एम्बार्गो लगाया हुआ है, उसकी जो डेट है, उसकी जो टाइमलाइन है, उसको एक्सटेंड किया जाए। लेकिन क्या था कि सिर्फ और सिर्फ जब वहां पे वोटिंग हुई, सिर्फ एक ही कंट्री ने इनके जो था हक में वोटिंग की, वो है डोमिनियन रिपब्लिक। ठीक है, लेकिन क्या है बाकी जो अगर हम देखें यूरोपियन जो एलाइज हैं यूएस के, जिनमें यूके और फ्रांस आ जाते हैं, इन्होंने एब्सटेन किया, इन्होंने कोई वोट नहीं दिया और ये जो है न्यूट्रल रहे। जबकि चाइना और रशिया ने जो था इसके अगेंस्ट वीटो किया जो यूएनएससी के अंदर ये रेजोल्यूशन आई। अब क्या था कि जो अमेरिका के ने ये रेजोल्यूशन जो दी है, ये अब क्यों दी, इससे पहले क्यों इस तरह का जो अटेम्प्ट जो की गई उनसे क्यों अमेरिका बाहर आया। तो ये यहीं पे यहाँ ये बात की गई कि ये जो अम्बार्गो की एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये अब क्यों कर रहे हैं। अगर यूएस को इतना ही ऑब्सेस्ड था ईरान के इशू से रिलेटेड, तो उसने पहले जो हमारे पास है इससे P5+1 जो डील हम बात करते हैं उससे क्यों ये बाहर निकल आया। देन अब अगर बात कर रहा है कि ईरान जहाँ पे ईरान के न्यूक्लियर असेट्स को जो रिस्ट्रिक्ट करने की जो बात कर रहे हैं, तो वहीं उसी रीजन के जो दूसरी पावर्स हैं वो भी अपने न्यूक्लियर असेट्स जो हैं वो बहुत तेजी से जो है वो उनके ग्रो कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इस तरह के क्यों एक्शंस नहीं लिए जा रहे। ठीक हो गया। तो अब क्या है कि इस तरह के जो स्टेप्स ले रही है यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट, जो कि ट्रम्प के अंडर अभी चल रही है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो अलाइज हैं जो यूके और फ्रांस, ये क्या हैं, इससे अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हो गए हैं। और जो हमारे पास यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का जो स्टेटस था वो अब आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गया। इसी चीज़ को यहाँ पे अब देखते हैं। अब क्या था कि हमारे पास जो ग्लोबल पॉलिटिकल ट्रेंड जो चल रहा है उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की जो पोजीशन जो है वो यहाँ पे काफी वीक होना शुरू हो गई है। और इससे क्या है कि हमारे पास जो यूरोपियन अलाइज हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उनकी पॉलिसी के अंदर भी जो डिफरेंस आ रहा है, और जो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है जो दूसरी कंट्रीज की तरफ जो इनके रिलेशंस की जो है वो भी काफी जो है देखने में नजर आ रही है। अब क्या था कि अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलें, तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जो यूनाइटेड स्टेट्स और जो हमारे पास वर्ल्ड ऑर्डर था, उनके एलाइज का जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जिसके हम कंसिडर करते हैं, उसके अंदर क्या था कि हमारे पास वो सारे का सारा जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो उसमें वेस्टर्न यूरोप जो था वो बगैर किसी चीज़ के, बगैर कुछ कहे यूनाइटेड स्टेट्स के जो था वो सपोर्ट कर रहा था। और कोई भी इश्यू जो था वो अगर उसमें इंटरफेयर करता यूएस, तो इनको वेस्टर्न यूरोप जो इनके एलाइज थे उनकी तरफ से फुली सपोर्ट जो थी इसको दी जा रही थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्या है ये चेंज होता जा रहा है। अब पोस्ट वॉर यूएस अगर देखें तो वो क्या था कि ये जितनी भी कंट्रीज थी हम वर्ल्ड में, उसमें डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया जाता था या अथॉरिटेरियन जो रूलर्स थे उनको सपोर्ट किया जाता था, ना कि डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म को।
ठीक है। और जो डिक्टेटर्स या अथॉरिटेरियन रूलर्स जो थे अमेरिकन इंटरेस्ट को या अमेरिकन जो इसके इश्यूज थे इनको सपोर्ट कर रहे थे, तो वो ही सिर्फ आपके पास रेन में रहते थे। अगर वो इसके अगेंस्ट जाते तो उनको ओवरथ्रो कर दिया जाता। अब इस हिस्ट्री में देखते हैं कि अगर वो इनके इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो इनको जो है यहाँ से इनकी गवर्नमेंट से इनको ही जो है वो निकाल दिया जाता है। तो ये हिस्ट्री अब देखते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है। 1953 में यूएस ने यूके की हेल्प से जो था हमारे पास डॉक्टर मोज़ेदेक की जो गवर्नमेंट है, जो कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसको जो था इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया और इसकी जगह पे शाह रज़ा पहलावी जो हैं इनको एज ए एब्सोल्यूट रूलर के तौर पे यहाँ पे ले आए और इसको सीआईए की जो था एक मेजर विक्ट्री जो है वो कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें थोड़ा सा जो है वो टाइम में आगे आए तो 1973 में क्या था कि सेल्वाडोर एलेंडे की जो गवर्नमेंट है चिली के अंदर, उसको भी जो था इन्होंने रिमूव कर दिया गया, जो कि ये कहता कि ये एक सीआईए सुपरवाइज्ड ऑपरेशन था। और ये जो एलेंडे की गवर्नमेंट थी ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और इसको वाशिंगटन ने जो था इस वजह से जो था इसको यहाँ से रिमूव करवाया कि अगर ये गवर्नमेंट जो है सस्टेन कर जाती है तो चिली के जो टाइज हैं, इनके जो रिलेशंस हैं वो क्यूबा के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इससे क्या है एक सोशलिस्ट जो रिजीम जो है उसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। और जो हम बात करते थे कि यूएसएसआर, चाइना, इनके अंदर जो सोशलिस्ट हमारे पास आइडियोलॉजी है वो यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो इनकी बेस बन जाएगी। फिर हम थोड़ा सा और आ गए थे हिस्ट्री में 2003 में सद्दाम हुसैन जो कि एक डिक्टेटर थे और जब इनको लगा कि सद्दाम हुसैन अब अमेरिका के जो इंटरेस्ट को नहीं करेंगे सपोर्ट तो इनको भी यहाँ से ओवरथ्रो कर दिया गया और फिर बाद में इनको जो था हम देखते हैं कि फांसी की सजा भी जो थी वो सुना दी गई, फांसी दे दी गई। देन क्या है हमारे पास अफगानिस्तान में क्या था कि इन्वेट कर दिया गया कि जब अफगानिस्तान में भी इस तरह का इनको जो लगा कि ये अब इनके इंटरेस्ट यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे, अफगानिस्तान को भी इन्वेट किया। और रिसेंटली क्या है कि यहाँ पे पीस डील हुई है 2020 के अंदर और अब क्या है इंटर अफगान टॉक्स भी जो है चल रही हैं। 2013 में क्या था, एक और हमारे पास लीडर की इसी तरह की ही कहानी है कि जब उन्होंने यूएस के अगेंस्ट गए इनको भी यहाँ से हटा दिया गया। तो इजिप्ट के जो हमारे पास लीडर हैं मोहम्मद मुर्सी, ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैं और इनको भी सीआईए के जो सपोर्टेड एक मिलिट्री जो था coup था उसके अंदर इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ हमें साफ नजर आती है कि यूएस वुड नॉट टॉलरेट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अगर तब तक जब तक वो उनके रूल्स को जो है उनके इश्यूज को उनके एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो तब तक उनकी गवर्नमेंट रहेगी। अगर ये इनके अगेंस्ट जाते हैं तो इनकी गवर्नमेंट यहाँ से खत्म कर दी जाएगी। अब क्या था कि हमें नहीं पता यूनाइटेड स्टेट्स क्या करना चाह रहा है। ये एक ऐसी जो है वो वॉर जो है वो लड़ता है जिसमें ना तो जो है कोई विक्टर है, सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे बहुत सारे लूजर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से क्या था कि यूएस के जो एलाइज हैं अब मॉडर्न जो हमारे पास इश्यूज हैं उसमें यूएस की तरफ से जो है वो पीछे हटना शुरू हो गए हैं। और रिसेंटली हमने यही देखा यूएनएससी के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से रेजोल्यूशन दी गई कि ईरान के ऊपर जो था आर्म्स एम्बार्गो जो लगाया जा रहा है उसकी टाइमलाइन जो है एक्सटेंड की जाए। तो इसमें जो था ये हमें यहाँ पे काफ़ी जो है देखने को मिला कि जो इनके एलाइज हैं वो इसके साइड से इससे साइडलाइन होना शुरू हो गए हैं। अब इनकी ये जो सपोर्ट है एलाइज की ये क्यों डिक्रीज होना शुरू हो गया, ये रीजंस देख लेते हैं। सबसे पहले कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा जो है इसको सपोर्ट करता है और इसी को ही परस्यू कर रहा है, ठीक है। तो ये भी जो चीज़ है इनके एलाइज के लिए काफ़ी डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है। देन एक पुअर लीडरशिप है और जो कि ये काफ़ी डिफरेंस इस वजह से इनके रिलेशंस के अंदर जो आया है तो ये इनकी पुअर लीडरशिप की वजह से आया है। देन अगर हम देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स के अपने अंदर ही जो हमारे पास जो टसल चल रही है वाइट्स और कलर सेगमेंट्स के दरमियान, तो ये भी काफ़ी जो है इशू क्रिएट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ इनके रिलेशंस को। ठीक हो गया कि इनके अपने अंदर ही डिवाइड है, ये बाहर किस तरह से कंट्रोल करेंगे। देन हम आगे चलें कि यही जो लैक ऑफ लीडरशिप के ऊपर हमने बात की, तो इस वजह से क्या है कि जो इनके एलाइज हैं
ये अपने जो है विजन्स को, अपने अपने जो है इंटरेस्ट को, एजेंडास को जो है ये परस्यू जो है इन्होंने करना शुरू कर दिया है। और अब ये यूएस का जो अम्ब्रेला जो था, इससे निकल के अपने अपने जो है एजेंडास को जो है ये फॉलो कर रहे हैं। अब लास्टली क्या देखें कि जो करंट इशू यहाँ पे चल रहे हैं उससे क्या हुआ कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो हमारे पास काफ़ी वीकन हो गई है। देन हम देखते हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी जो है वो राइज कर गई है। और रिसेंटली कोरोना की वजह से जो यहाँ पे हमने देखा कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, जो यहाँ पे इनका हेल्थ सेक्टर है, वो बहुत डिफिकल्टी उसको जो है वो यहाँ पे महसूस हो रही है इसको जो है टैकल करने में। तो यही रीजंस क्या हैं कि इसको एज ए ग्लोबल लीडर जो रोल जो था, इसके लिए काफ़ी इम्प्लीकेशंस जो हैं यहाँ पे इसको क्रिएट हो रही हैं। तो अब इससे हुआ क्या कि जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का रोल जो है वो हमारे पास डिक्लाइन होना शुरू हुआ, वहीं पे क्या है हमारे पास वर्ल्ड जो है एक मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जो है ये इमर्ज होना शुरू हो गई है। और रीजनल अलाइंसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। रीजनल जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, इनका रोल जो है काफ़ी यहाँ पे देखने को नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चाइना की एमरजेंस जो है एज ए सुपर पावर हम देखें तो ये एक आने वाले दिनों में कुछ टाइम में जो हम चाइना को देखेंगे कि ये लीडरशिप जो है इसके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारा जो था हमारे पास एनालिसिस था कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स का जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का जो रूल था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म होना शुरू हो रहा है और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम चल रहे हैं। लेकिन अभी तक ये कहना जो है वो काफ़ी मुश्किल है कि हम किस जो है ये इस टाइमलाइन में रह रहे हैं, क्या ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड है या मल्टीपोलर वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये था सारा इसका एनालिसिस। अब हम चलते हैं अपने वोकेबलरी सेक्शन के अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स लेके आते हैं जो कि उस आर्टिकल के होते हैं। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है वो सबसर्वियंस है। सबसर्वियंस बेसिकली हम कहते हैं मातहत होना। ये एक नाउन है, इसको आप एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या बात की जाती है कि आप किसी के ओबीडियंट हैं, किसी के मातहत हैं, तो आपके उसकी हर बात मानना पड़ती है। देन है हमारे पास हार्बिंगर। हार्बिंगर कहते हैं कि किसी चीज कोई ऐसा इंसान जो कि क्या कहते हैं सिग्नल दे या पेशीन गोई करे कि नेक्स्ट ये चीज जो है आपके पास होने जा रही है, तो उस को क्या कहेंगे, हार्बिंगर कहेंगे। और ये भी क्या है आपके पास एक नाउन के तौर पे यूज हो सकता है। देन है हमारे पास टुमल्टुअस। ये एक एडजेक्टिव है। टुमल्टुअस कहते हैं कि आप किसी चीज को बहुत ऊंची आवाज में पुकारना या शिद्दत के साथ पुकारना, कंफ्यूज वॉइस में बुलाना, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, टुमल्टुअस। देन है हमारे पास मर्की। मर्की हम ये एक एडजेक्टिव है। मर्की का वर्ड तब यूज किया जाता है जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो बहुत धुंधली, आपको साफ नजर नहीं आ रहा, ठीक है, और अंधेरा जो है वो महसूस हो रहा है, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, डेट इज अ मर्की सिचुएशन। देन है हमारे पास अनअबेटेड। अनअबेटेड एक एडजेक्टिव है। अनअबेटेड हम कहते हैं कि आपके पास बगैर शिद्दत में कमी हुए बगैर आप उसको जो है रिजेक्ट कर रहे हैं या उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देन आ जाता है हमारे पास रिलेंटलेस। ये भी एक एडजेक्टिव है और इसमें भी यही बात की गई कि आपके पास ना कम होने वाली शिद्दत। अनस्टॉपेबल और अनकंट्रोलेबल क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे। तो ये था हमारा वोकेबलरी सेक्शन। अगर आज के इस एडिटोरियल में आपको कोई चीज़ ना समझ लगी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। और लास्टली मैं हमेशा जो है आपको कहता हूँ कि जो ये वर्ड हैं, अगर आप लोग इनका एक एक सेंटेंस बनाएं और इसके जो है ये प्रैक्टिस रखें, तो ये वर्ड्स क्या होंगे आपके वोकेबलरी बैंक में हमेशा के लिए सेव हो जाएंगे और आपको ये कभी भूलेंगे नहीं। कल तक के लिए फिर इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला फिर हम एक नए एडिटोरियल और उसके एनालिसिस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।